नमस्ते। आइए आप सभी का फिर एक बार गरीब मेमन पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसको समझाना और जिसके बारे में बात करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ है। और ऐसे सब्जेक्ट्स जो आज की बेसिक नीड है, और वो नीड ही नहीं लेकिन मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स, वो चाहे आपके डिप्रेशन से रिलेटेड हो या चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसके बारे में बातचीत करना और लोगों को अवेयर करना मैं समझता हूं आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज मेरे बीच में एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने एमबीबीएस किया, डीएलबी किया साइकियाट्रिस्ट में, और काफी क्वालिफाइड लेडी है। अपने इतनी कम उम्र में, यानी पिछले 10 से 11 साल से आपकी फील्ड में काम कर रही है। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज दी है, और खास बात यह है कि आपकी अपनी खुद की प्रेजेंस और खुद का आईक्यू और खुद की स्टडी इतनी डीप और इतनी पर्सपेक्टिव है कि उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप हमारे देश की एक बहुत बड़ी साइकियाट्रिस्ट तो रहोगी, लेकिन एक मेंटल हेल्थ को डेवलप करने में हमारे देश का बहुत बड़ा नाम होगी। आइए मैं आप सभी के साथ में स्वागत करता हूं डॉक्टर यशस्वी विस्फुटे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। मैं हर वक्त ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बड़ा ही इंटरेस्ट रखता हूं। वो इसलिए रखता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के इस दौर में ये मेंटल हेल्थ ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता चलता है। लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब तक ये सुकून दिल और दिमाग में नहीं है, वो पैसे का भी उपयोग नहीं। मुझे ये बताइए कि आज जिस दौर में ये दुनिया चल रही है, कोविड के बाद तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोविड के बाद तो लोग अनसर्टन होते चले गए। मुझे ये बताइए कि आज में हमारे ये छोटे बच्चे जिनको लेकर बहुत सारी मायने भी बन चुकी, और ये जो जनरेशन नस्ल जो आ ये नस्ल को कहीं हैबिट्स ऐसी लग चुकी है, लग रही है, और बाकायदा मदद लगाती चली जा रही है कि वो एकदम आइडियल होते जाते हैं, या फिर एक जगह बैठे हैं, बस खा रहे हैं, मदर मोबाइल हाथ में देती रही है और बेचारा खा पी कर एक जगह बैठा है। तो इसको वीकनेस कहोगे या मेंटल डिसऑर्डर कहोगे या मेंटल डिस्टर्बेंस, एग्जैक्टली क्या? तो मुझे लगता है कि इस तरीके के पेशेंट जब मेरे सामने आएगी तो तभी मैं इसके बारे में डिसऑर्डर है या क्या है वो बता पाऊंगी। पर इन जनरल अगर मैं बता सकूं तो ये है कि आज हम माँ से बहुत कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं। आज हम माँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर भी संभाले, वो जॉब पे भी जाए, पैसा भी अर्न करे, उसके साथ साथ बच्चे को भी बहुत सारा टाइम दे। तो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो एक माँ भी कितना क्या कर सकती है। तो मुझे लगता है कि घर से सपोर्ट बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल अगर बैलेंस रखना है तो पति ने भी थोड़ा टाइम घर पे देना चाहिए, पत्नी ने भी थोड़ा टाइम घर पे देना चाहिए, और अर्न करने के लिए भी उनको सपने उनके साकार करने के लिए भी बाहर भी जाना पड़ेगा ही, और बच्चे के लिए भी उनको एक क्वालिटी टाइम दोनों ने मिलके देना चाहिए, या कुछ जिम्मेदारियां बांट लेनी चाहिए। सिर्फ मम्मी ही खिलाती रहेगी तो उसके मन में उसके जॉब का टेंशन हो सकता है, घर संभालने का टेंशन हो सकता है, तो शायद वो ऐसा कर सकती है कि टीवी के सामने बच्चे को बिठा देती है। फेमिनिज्म मेरे में भर चुका है, एकदम भर भर के है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैं मम्मी की साइड लूं। पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी हाउस हेल्प भी ये चीज में अगर मिल गई। इसमें मैम एक छोटा सा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को संभालना या उनकी जिद या उनका हर चीज का डिमांड ये बढ़ता जा रहा है, या ये पहले से ही वैसा है? यानी आपको क्या लगता है कि अभी के नस्ल में जो हमारी जेनेटिकली जो अभी की नस्ल चलती है, तो इनमें ये सब बढ़ गया है, वॉट एवर दी मेडिकल इसके हिसाब से, या व्हाट? मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ गया है, ये भी कंपोनेंट हो सकता है, पर ये हमें दिख के ज्यादा आ रहा है। क्योंकि पहले एक तो हमारी जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर नहीं थी, है ना, जॉइंट फैमिली थी। तो ऐसे होता था कि संभाल लेते थे, चाचा चाची बुआ या दादा दादी कोई भी संभाल लेता था, और बहुत सारे सिबलिंग्स भी होते थे, तो बड़ा सिबलिंग भी छोटा सिबलिंग को संभाल लेता था, तो खेलने के लिए कोई ना कोई था। अभी बच्चे को स्क्रीन एक दिखता है तो वो शांति से बैठ जाता है, मम्मी को भी टाइम नहीं होता है, तो उसको चाहिए कि मेरा बच्चा खाना खा ले, उसका इंटेंशन अच्छा होता है। तो फिर उसको लगता है चलो ठीक है, आधा घंटा देख लेगा टीवी, खाना जाएगा उसके पेट में, और उसके बाद हैबिट नहीं बन जाती मैम। देखो, अब अगर वो आज आधा घंटा खिला रहे या उनको बैठ के स्क्रीन दे दिया, मोबाइल दे दिया, टीवी शुरू कर दिया, कार्टून नेटवर्क बना दिया,
तो फिर आपको नहीं लगता कि वो हैबिट बन जाती है या ऐसा? आई डोंट नो, ये साइंटिफिकली देखिए ये हैबिट्स डेवलप होती है। आज आधा घंटा, फिर पौन घंटा, फिर 1 घंटा, फिर ये काम, फिर वो काम, फिर इसके लिए, तो आपको लगता है कि ये हैबिट जैसा होता है? इसीलिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती जरूरत। है, इसीलिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आपने लेके जाना चाहिए ऐसा अगर बच्चा स्क्रीन का एडिक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स होते हैं जिससे हम बच्चे को तो दवाई नहीं देते हम या लेबल नहीं लगाते कि ये डिसऑर्डर है, तो हम पेशेंट को कुछ टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे डिसिप्लिन लगाना है उसको, आधा घंटे के बाद क्या बोलना है जिससे आप उसका लिमिट कर सकते हो स्क्रीन टाइम। क्योंकि आज के जमाने में ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल स्क्रीन दिखाई नहीं रहे हो, क्योंकि नॉलेज भी मिलता है स्क्रीन हाँ। से बहुत सारा, तो हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, ऐसे मुझे ये लगता है। बहुत अच्छा आपने एक जवाब दिया मैम। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यूअर्स के लिए बहुत काम आएगा, वो ये कि आप अपने तरीके से साइंटिफिकली, मेडिकली ये बताती हैं कि बच्चों को कितने समय पे रोकना है या फिर कुछ और डाइवर्ट करना है, या उसको कैसे काउंसिल करना है, या उसको कैसे समझाना है। ये भी एक तरीका, मुझे बहुत सारी माओ को ये पता नहीं है। वो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मांग रहा है तो मुझे दे देना, क्योंकि उसको चुप बैठाना है, मुझे दूसरा काम है। तो आपने एक अच्छा सजेशन दिया। मुझे ये बताइए कि बच्चों की जिद, ये जैसे भी आपने कहा कि थोड़ी बहुत बड़ी है, दिक्कत आ रही, लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ जेनेटिकली डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं या ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है। जेनेटिकली Scientifically- डिसऑर्डर बढ़ सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा आ गया है, या जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल या बाकी भी बहुत सारे नशा जब कोई करता है, तो उस वजह से भी बहुत सारे एडोलेसेंट एज में भी ये डिसऑर्डर जो शांत रूप में शरीर में रहती है वो उभर के आती है, दिखने लगती है जल्दी। तो फिर ऐसे टाइम पे हमें साइकेट्रिस्ट के पास आप लेके जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि नशे की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, दवाई लगेगी या सिर्फ नॉन फार्मेकोलॉजिकल, मतलब दवाई के सिवा बगैर। कुछ हाँ हो सकता है। मैम आपने भी कहा कि नशा या कोई एडिक्शंस, तो ये कोई मदर को नशा या फादर का नशा या कौन है, यानी किसकी वजह से वो आता है? ये ना अब नशे का जो बीमारी होता है, तो ये समझना जरूरी है कि नशे का बीमारी होता है, ये सिर्फ आदत नहीं होती। हाँ। मतलब जिनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होता है सर्किट्स में, हाँ। वो ही जब शराब पीने लगते हैं तब उनको उसकी लत लगती है या फिर आदत हो जाती है और वो बार बार पीने लगते हैं और फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शराब तो बहुत सारे लोग पीते हैं, पर जो एडिक्शन है वो कुछ लोगों को ही लगता है, क्योंकि उनके ब्रेन में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ठीक ये है, मदर या फादर से आ सकता है? मदर या फादर से बच्चे में आ सकता है एडिक्शन का बीमारी। एडिक्शन। यस यस। ये भी एक बहुत अच्छा बात आपने दोहराई कि अगर इन केस फैमिली में मदर या फादर किसी चीज को लेकर एडिक्ट है और वो आगे जाके बच्चे के पिता या माँ बनती है, तो शायद वो जीन्स उनके अपने बच्चों में पास ऑन हो सकता है, और वो पास ऑन होने की वजह से भी बच्चे में वो थोड़ी बहुत डिसऑर्डर या वो जिद या वो चीज उनमें आ सकती है। साइंटिफिक या बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। मुझे और भी एक चीज आपको बतानी है कि जैसे ये जो नशे की बीमारी होती है उसकी जो डिसऑर्डर रिलेटेड ब्रेन में गड़बड़ी होती है, वैसे ही गड़बड़ी सेम स्क्रीन एडिक्शन के भी बीमारी में पाई गई है। मतलब सेम सर्किट्स होते हैं जिसमें गड़बड़ी होती है, उसके लिए सेम दवाई काम करती है। ये तो भी बहुत एक कंसेप्ट आपने बता दिया कि ये डिसऑर्डर जो है ये खाली नशे के साथ में ये स्क्रीन एडिक्शन का, इसलिए उसको एडिक्शन बोलते हैं। इसलिए उसको एडिक्शन बोलते हैं। यानी नशा ठीक है, वो आपको एक मेंटल ये देता है, लेकिन ये भी आपको मेंटल रिलैक्स देता है, इसलिए उसको एडिक्शन बोलते हैं, और उसके आप आदत में पड़ जाते हैं, और उसके लिए बाकायदा साइंटिफिकली ट्रीटमेंट भी है और काउंसलिंग भी। व्हाट इज मोर अच्छा, यानी काउंसलिंग डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर। राइट, और साइंटिफिक रिसर्च जो कहता है उसके अनुसार दवा और थेरेपी, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बेहतर होता है। गुड 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 गुड। मैं अब एक दूसरे सब्जेक्ट को टच करता हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये चाइल्ड का तो सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर एक बड़ा एपिसोड पूरा बन सकता है। मुझे ये बताइए कि प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, प्रेगनेंसी, आजकल माने बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती जा रही है। एक सर्वे और रिसर्च ये बताता है कि अब ये न्यूक्लियर फैमिली के इसमें बहुत सारी माएँ अब प्रेगनेंसी जल्दी नहीं अडॉप्ट करती, या करते हैं तो फिर बहुत हिम्मत करके। तो इसके पीछे के क्या कारण है कि आजकल की माएँ
क्यों अपने आप में, जैसे पहले आप देखिए कि मदर को 2 बच्चे 3 बच्चे भी रहते थे, 4 बच्चे भी रहते थे, तो उनको कभी मेंटल इस तरीके का ये नहीं होता था। लेकिन अभी की मदरों को प्री एंड पोस्ट डिलीवरी या प्रेगनेंसी के बारे में आपका जो रिसर्च है वो मुझे लगता है सर कि थोड़ा सा मेरा ओपिनियन इसमें आपसे थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ। माफी चाहूंगी कि पहले होता नहीं था, ऐसे नहीं था। पहले होता था पर वो दिखता नहीं था क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था, है ना। साइकेट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो जा नहीं पाते थे, या टैबू बहुत ज्यादा था। तो आप पागल हो गए हो क्या, ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ, या फिर आपकी शादी टूट जाएगी, ऐसा कुछ सोच के फिर वो जाते ही नहीं बाइंडिंग रहते थे इमोशनली, साइकोलॉजिकली, उसके बाद में फैमिली के बहुत सारे। पोस्ट प्रेगनेंसी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे डिलीवरी के आसपास जो होता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, साइकोसिस का प्रॉब्लम होता है। तो डिप्रेशन में ऐसे लक्षण आते हैं कि माँ को बहुत अच्छा सा सुदृढ़ बच्चा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी उसको रोना आ रहा है, उसको ऐसे मन में विचार आ रहे हैं कि क्यों बच्चा हुआ, इसका कैसे मैं संभाल करूंगी, मैं खुद मर जाती हूँ, या फिर बच्चे को हार्म करने तक के भी विचार आते हैं, जबकि उसके मन में एक साइड में बहुत प्यार भी उमड़ता है। तो ऐसे टाइम में मुझे लगता है कि दवाई बहुत अच्छे से मदद करती है माँ को। तो तब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तू दवा लेगी तो वो दूध में से बच्चे को जाएगा क्या, क्योंकि पूरा फैमिली का फोकस बच्चा हो जाता है कि मम्मी को कुछ हो गया तो चलेगा, पर हमें बच्चा, हमारा वारस है, हमारा अंश है, तो उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि दवाई अगर लिया तो ऐसी दवाई होती है कि जो दूध में से नहीं जाए बच्चे तक, कुछ सपोर्टिव काउंसलिंग होता है, तो वो सब करने के बाद हम माँ को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। ये हो गया डिप्रेशन के बारे में। फिर साइकोसिस मतलब ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि उसको ऐसे मन में विचार आते हैं कि मेरे में बहुत ज्यादा ताकत है, देवी माँ का मैं रूप हूँ, या बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है मेरे में, उसको नींद नहीं लगती है। तो ऐसे सारे लक्षण अगर हम नजरअंदाज कर दे तो वो खुद को भी चोट पहुंचा सकती है, वो सब एनर्जेटिक स्टेट में, जिसको हम मैनिया बोलते हैं, या फिर बच्चे को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं कुछ भी करूं, बच्चे को खिलाओ नहीं, दूध नहीं पिलाओ तो भी ये जिंदा रहेगा। मतलब ऐसे तरीके के, है ना, विचार आ सकते हैं। तो इस सब फेज में सपोर्ट की भी जरूरत है, पर उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल हेल्प है उसको हम रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बात जो आप मुझे दोहरा रही है कि मेंटली हेल्थ और इलनेस के लिए मेडिकेशन के साथ साथ मेडिसिन भी बहुत ज्यादा साइंटिफिकली होती जा रही है और वो ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। ब्रेन में डेवलप होने वाले कुछ केमिकल्स या उसमें कुछ डिसेबिलिटी या फिर उसमें कोई इरेगुलर हो जाने की वजह से भी शायद मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, तो शायद मेडिसिन लेने से ये क्योर हो जाता है, ये कंट्रोल में आता है। कंट्रोल में, जैसे बीपी, डायबिटीज, हमारा दवा लेने से कंट्रोल में आता है, उस वजह से कॉम्प्लिकेशंस से हम बच सकते हैं और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है कि हम ऑफिस जा पा रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख पा रहे, सब कुछ हो पा रहा है। पर वही अगर हमने मेडिसिन अवॉइड करना है, जो इन जनरल हमारी मानसिकता होती है समाज में, वैसे करने से क्या होता है कि वो जो मदर रहेगी फॉर एग्जाम्पल, तो वो बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं रह सकेगी, क्योंकि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। वो हस्बैंड के लिए एज अ स्पाउस अवेलेबल नहीं रह सकेगी, वो एज अ बहू घर में अवेलेबल नहीं रह सकेगी, मतलब काम भी नहीं कर पाएगी, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो वो विशियस साइकिल बनते जाता है, फिर और सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसलिए मेडिकेशन टाइम पे देना और वो अच्छे से एक्सेप्ट करना, घर वालों ने भी या वो खुद इंडिविजुअल ने, जिससे केमिकल बैलेंस हो जाए, वो बहुत जरूरी है। एक बहुत गलत गैर समझ जो समाज में मैं बहुत बार देखता हूं कि साइकेट्री या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट पागलों का डॉक्टर कहते हैं, और वो जो एक टैबू, वो माइंडसेट में इतना बैठ चुका है कि नॉर्मल एजुकेटेड फैमिली भी ये समझती है कि इनके पास जाना है यानी आपका ब्रेन इम्बैलेंस है या आप डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, इसके लिए जाना। जबकि आपसे बात करके कहीं भी कतई भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक मेंटल इलनेस है जो आपको बुखार के तौर पे या तकलीफ जैसी भी होती होगी, डायबिटीज है, शुगर है, तो आप मेडिसिन लेते हो तो क्योर हो जाती। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये थोड़ा क्लियर करिए ऑडियंस को, व्यूअर्स को, ताकि उनको ये पता चले कि साइंटिफिकली हमारे ब्रेन को कुछ दवाओं की जरूरत पड़ सकती
और वो हमें बेहतर जिंदगी दे। जरा प्लीज क्लियर करिए, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट। तो ब्रेन में बहुत सारे केमिकल होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे एक दो केमिकल के नाम बताती हूँ, जैसे सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन। तो ये केमिकल का एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस होता है। वो अगर बिगड़ गया तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, मतलब कानों में आवाज आना या डर लगना कि कोई मुझे मारना चाहता है, मेरे मन के विचार दूसरों को पता लग रहे हैं, या बार बार हाथ धोना, ऐसे तरीके की मानसिक समस्याएं होने लगती है। नींद ना लगना, फोबिया, ये भी बहुत सारी समस्या मानसिक समस्या ही है। तो ऐसे टाइम पे आप जब प्रोफेशनल के पास जाते हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, तो आपका निदान होता है और उसके बाद में आपको दवाई दी जाती है जिससे आपके केमिकल नॉर्मल होते हैं। तो पागल पागल कहने की वजह से क्या होता है कि वो आदमी डॉक्टर के पास आने के लिए झिझकता है और वो दवा भी बाद में ले नहीं पाता अगर आया तो भी, और मन में उसका वही डर रहता है कि मुझे एक ही हफ्ता लेना है दवाई, फिर बंद करना है। पर अभी साइंटिस्ट ने जो दवाई निकाली है वो काम करने के लिए 3 हफ्ता लगता है कम से कम। अच्छा, कुछ जो दवाई है, हाँ, और कुछ दवाई तुरंत काम करना शुरू करती है। तो अभी इसमें चैलेंजिंग हो जाता है साइकेट्रिस्ट के लिए कि जब सोसाइटी ऐसे स्टिग्मा देती है, टैबू देती है, हाँ, पेशेंट को कि आप पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप पागल हो, तो तब वो आया हुआ पेशेंट मतलब चला चाहता है, वो सेल्फ हार्म कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। वो अगर एक फादर रहेगा तो वो अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, जो बच्चों को बहुत जरूरत है वो फादर की। या ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे ओल्ड एज में कोई पेशेंट है कि जिनके बिहेवियरल इश्यूज है कि वो बार बार कुछ ना कुछ चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को बहुत इच्छा होती है अपने मम्मी पापा की केयर लेने की, पर वो ले नहीं सकते क्योंकि बर्डन हो जाता है, मतलब बर्न आउट हो जाता है उनका मम्मी पापा को संभाल संभाल के। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए अच्छे मन से कि आप हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि हमें स्वस्थ होना है, और हम वो जो बोलेंगे वो मानेंगे, चाहिए तो हम सेकंड ओपिनियन लेंगे साइकेट्रिस्ट का। पर सिर्फ जो सोसाइटी बोलती है पागलों के डॉक्टर, और सोसाइटी को भी मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि ये अगर हम छोटा सा बदल कर ले कि हम सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए खुले दिमाग से जाए, पागल ना बोले वो पेशेंट को। जिसको नींद नहीं लग रही, आपको भी कभी ना कभी नींद की समस्या हो सकती है, आप स्टेज पे जाते हो, आपको एंजाइटी होती है ना, आपको कुछ कोई पास वाला गुजर गया तो आप ग्रीफ से गुजरते हो, वही थोड़ा दिन ज्यादा हो गया तो उसके लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है। तो उसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है, हमारे सबके घरों में है। इनफैक्ट मुझे भी मेरा बच्चा हुआ था तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, और मैं क्लियरली ओपनली बता रही हूँ कि मैंने भी दवाई ली थी। आई विल बी वेरी ओपन टू टेक द मेडिकेशन whenever required, and it is the same thing for my family also. तो मुझे लगता है एक्सेप्ट करना और ये सोसाइटी में इसमें से बाहर आना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच भी अपने दिमाग में अगर आप डाल देते हो तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अच्छे होने लग जाते हो, क्योंकि आप रहते हो डिप्रेशन में और फिर आप डरते हो कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, और ये डर की वजह से भी शायद आप नहीं जाते, और वो सोशल बाइंडिंग आपको डिप्रेशन में ज्यादा डाल देती है, और फिर आइदर आप सुसाइड की ओर चले जाते हो या फिर कुछ गलत सोच की ओर चले जाते हो। बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैम आपने टच किया। मैं आप एक दूसरे एक सब्जेक्ट पे आता हूं। मैं पिछले आपके रिसर्च में जो मैंने कुछ थोड़ी बहुत बातें देखी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजमेंट, ये सब्जेक्ट अभी दिन ब दिन बढ़ता है। कहीं क्राइम या सीरियल आप ऐसे देखते होंगे, सीरीज ऑफ क्राइम में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजमेंट्स में बच्चों के साथ में गलत कृत्य करना और उन्हें मार, ऐसे केसेस के कारण क्या, और ये मेंटल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, और ऐसे डिसऑर्डर के लोगों से बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए, किसे जानना चाहिए, क्योंकि बच्चे बेचारे भोले होते, उनको नहीं समझ में आता, वो बच्चे हो या बच्चियां हो, जो भी हो, तो उनको आप क्या एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते से सलाह दे सकती है कि हमें ये कैसे पहचानना, और ये क्राइम के ऊपर व्हाट इज द रीजन? मुझे लगता है कि आजकल एकदम नर्सरी या किंडरगार्टन से भी बैड टच एंड गुड टच सिखाते हैं।
है ना, तो वो एक अच्छी बात है कि जिससे हाँ। बच्चे समझ सके व्हाट इज गुड टच बैड हाँ। टच। फिर घर से भी हमें ओपनली बात करना चाहिए कि क्या क्या हमारे ऑर्गन्स है। हम जैसे हाथ पैर जितने क्लियरली बोलते हैं वैसे ही सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में भी हमने बोलना खुल के चाहिए, चर्चा खुल के करना चर्चा चाहिए। वरना फिर बच्चे को लगता है कि ये ऑर्गन के बारे में मैं बात करूंगा तो मुझे बोलेंगे "श्श, इसके बारे में हाँ, क्यों हाँ। बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलते हैं सबके सामने"। वैसा ही होता है। और उसके वजह से फिर वो कुछ बैड टच भी हो गया तो उनको लगता है कैसे बताऊं मैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं। है ना। तो मुझे लगता है कि वो एक घर में हम बदलाव ला सकते हैं कि बहुत ओपनली डिस्कशन करना चाहिए जी। हमने सब ऑर्गन्स का, और क्या चल रहा है, किसी गर्लफ्रेंड है, एक प्यार होता है, मतलब नॉर्मल टच, और अच्छा रोमांस क्या होता है, बैड रोमांस क्या होता है। मुझे लगता है सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत खुल के चर्चा होनी चाहिए घर में। स्कूल में भी बहुत सारा सिखाते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट भी आके सब कुछ स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग सिखाते हैं, पर घर पे हम ओपनली बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता जी, है जी, ना। वो हमें करना चाहिए। वो करना चाहिए हमें। ये जो क्राइम अभी बहुत बार देखने को मिलता, आप तिहाड़ जेल में भी आपने एक रिसर्च किया था और आप काउंसलिंग के लिए भी वहां जाते थे, और मुंबई सेंट्रल जेल में भी आप गए हैं। तो इस तरीके के जो क्राइम होल्डर या जो जिन्होंने ये क्राइम किए हैं, उनकी मनस्थिति और मानसिकता कैसी है और क्यों, क्या कारण, ये जानना। मतलब हर एक सोसाइटी में कुछ एक फिक्स प्रपोर्शन होता है कुछ लोगों का कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के होते हैं, है ना। कि जैसे कुछ लोगों को हाइपरटेंशन होगा, बीपी होगा, मतलब अगर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल सब कुछ अच्छे से फॉलो किया तो भी हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा होता है, उस वजह से भी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक डिसऑर्डर होती है। कि वो उसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी के नियम होते हैं, जैसे सिंपल नियम कि बाबा सिग्नल फॉलो करना है, बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, तो वो नियम फॉलो नहीं करता वो बच्चा, और उनको किसी को चोट भी लग गई तो उससे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। एकदम कैलस एटीट्यूड जिसको बोलते हैं कि एकदम कोल्ड होता है वो, सामने वाला गिर जाए, लग जाए और हंस सकता है वो उस पे, है ना। या फिर क्रुएल्टी विद एनिमल्स, मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली, उनकी पूंछ खींचना, जलाना कीड़ों को, ऐसे कुछ कुछ चीजें बचपन में देखी जाती है। तो वो कारण उसको बहुत सारे हो सकते हैं, या कुछ फिक्स प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हमेशा रहेगी ये समाज में। पर बढ़ रही है, बढ़ रही है ये मैं नहीं बता सकती, पर फिक्स प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रहेगी। मुझे लगता है कि उनको एंगेज करना चाहिए, चाहे उनको हम जेल में रखे कि वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, पर जेल में उनको प्रोडक्टिविटी उनकी कैसी बढ़े, है ना। सिर्फ बंद करके नहीं रखना चाहिए, प्रोडक्टिविटी हर एक को काम देना चाहिए ताकि उनका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, वो कमा भी सके और निगेटिविटी उनमें ना बढ़े, ऐसे मुझे लगता है। तो ये बेसिकली ये आपकी तरफ से एक सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो क्रूएल्टी का प्रकार बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है कि पहले ऐसे शायद इतनी क्रूएल तरीके से मर्डर या बच्चों के साथ में गलत कुछ काम या ऐसे करने बहुत कम सुनने को मिलते थे, अभी बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है बीइंग एज एन प्रोफेशनल? लगता है, पर वो साइकेट्री के दायरे में इतना आता नहीं कि क्यों बढ़ रहा है, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट शायद ज्यादा इस बारे में बता पाएंगे। तिहाड़ जेल के आपके अनुभव कैसे थे, यानी वहां आपको क्या कैसे लगा? नहीं, ये जो जितने भी कैदी हैं वहां तो फिक्स कैदी रहते हैं जिनको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, ट्रायल जेल के से बाद वहां जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सब जितने भी जिनके साथ में आपने अभी तक काउंसलिंग की है, आपको लगता है कि उनका मेंटल बैलेंस या मेंटल ये कम, बहुत ज्यादा कम रहता है या बहुत हाई भी रहता है लेकिन फिर भी करते हैं, क्या है? मुझे जब मैं साइकेट्रिस्ट करके ज्वाइन हुई तिहाड़ जेल में तो मुझे पता चला कि बहुत सारे नशा करने वाले कैदी ज्यादा है, और नशा करने की वजह से जो एक इनहिबिशन रहता है हमें कि हमें बाबा सिग्नल तोड़ना नहीं है, तो ये सब इनहिबिशन निकल जाता है, तो इसलिए क्रूएल्टी ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या मैं खुद भी फांसी ले रहा हूँ, ये सब कुछ भूल जाता है। मतलब मुझे लगता है कि डी एडिक्शन पे काम होना बहुत जरूरी है नॉर्थ में, मतलब पंजाब साइड, राजस्थान साइड, दिल्ली साइड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि स्मैक नाम का एक नशा होता है, गरद, तो वो करने की वजह से क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी तलब ही ऐसी लगती है कि उसके लिए आप सब कुछ घर बेच दोगे, घर वालों को भी मार सकते हो, आप बाहर वालों को भी मार सकते हो, आपको सिर्फ वो नशा चाहिए, उसके लिए आप चोरी चकारी जो चाहिए सब कुछ गुनाह कर सकते हो। तो
इसलिए उसके ओएसटी सेंटर्स होते हैं, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जिसमें अलग तरीके का बहुत एक स्ट्रॉन्ग दवा होता है, वो दिया जाता है। वो दवा देने के बाद ही वो नशे से दूर रह सकता है पेशेंट, स्मैक जैसा जो खतरनाक जो नशा होता खतरनाक है। और अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी नशे के लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, तो शायद मुझे लगता है कि क्राइम रेट काफी रूप से कम हो सकता है। ये जो बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं डी एडिक्शंस के, इनके जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये खाली मेडिकली मेडिकेटेड ही ट्रीट करते हैं, या काउंसलिंग या साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर भी काउंसलिंग कर ज्यादा? मेडिकेशंस और थेरेपी दोनों भी काम करती है। ओके। सिर्फ थेरेपी या सिर्फ काउंसलिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको समाज ने ऑलरेडी बताया है कि नशा करना नहीं है, नशा करने से ये बुरा हो सकता है, पर वो एक बार करके देखता है नशा, क्योंकि वो कुछ तो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, और फिर वो शुरू हो जाता है उसका साइकिल पूरा रोज नशा करने का, और उससे बाहर नहीं निकल पाता वो। तो फिर वो पैसा कमाता ही इसलिए है कि उसको नशा करना है, तो वो विशियस साइकिल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि डी एडिक्शन सेंटर में सिर्फ बहुत बार हमें लगता है ना कि मेडिटेशन करो या बहुत अच्छा वेदर के सराउंडिंग में रहो तो फिर आपका नशा छूट जाएगा। फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ेगा नेचर में। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा, पर वो सपोर्टिव रोल है उसका। ओके। तो वो क्या होता है कि तब तक आप छोड़ दोगे 8-15 दिन, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, गांजा हो, गरज हो, पर जब आप वापस जाओगे घर, तो आपने अगर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी नहीं लिया होगा, या एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस होते हैं जो आपको दवा लेने से आपके सामने भी अगर कुछ रखा हो तो आपको तलफ नहीं लगेगी, है ना, आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। वो कंट्रोल कैसे करना है वो आपको थेरेपी में सिखाया है साइकेट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, तो ज्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सको। इसमें मैम एक चीज मुझे बताइए, जैसे अभी आपने जो दोनों तीनों नशा के नाम बताया, मैथ के और ये जितने, एग्जैक्टली साइंटिफिकली क्या माइंड सेट ऑफ माइंड में ये रिलैक्सेशन देता है? इज इट, यानी ये ऐसा खाली एक मेंटल इलनेस और मेंटल रिलैक्सेशन है, या सही में उसको कुछ ऐसा उसका रिलैक्सेशन साइंटिफिकली मिलता है? मतलब क्या होता है, दो प्रकार से हमें प्लेजर्स मिलते हैं। एक तो हम जब किसी को मिलते हैं, हग करते हैं, तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे हमें अच्छा लगता है। कुछ हम खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, कुछ हमारे पसंद का चीज खा रहे हैं, तो वो सीरोटोनिन कुछ सीक्रेट होता है, उससे हमें अच्छा लगता है। तो वो जो एक सीक्रेशन होता है वो एक स्टेडी स्टेट में होता है ना, तो वो ठीक है। पर जब पल्स में होता है सिक्रेशन, मतलब अचानक से बहुत सारा द्रव्य हमारा केमिकल ब्रेन में जब सिक्रेट हो जाए, तो वो एक हाई देता है, और वो हाई बार बार अचीव करने के लिए फिर हमारा ब्रेन कोशिश करता है। हाँ, तो जब हम नशा करते हैं तब वो अचानक से हाई मिलता है, और वो रिसेप्टर्स बनते जाते हैं हमारे दिमाग में। जैसे अल्कोहल जब हम पीते हैं तब बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, हर एक नशे के अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, तो वो बढ़ने लगते हैं, और वो नशा नहीं मिला तो फिर वो फायर होने लगते हैं, क्रेविंग होता है। अच्छा। हाँ, तो फिर इसीलिए हमें जरूरी है कि साइंटिफिकली उसको ट्रीटमेंट ठीक से करना चाहिए, सिर्फ सलाह देने से कि लेकिन उसको मेडिकली भी आपको कुछ देना पड़ता है। जो रेसिपिएंट्स अचानक पिक होते हैं, डाउन होते हैं, जान भी जा सकती है, हाँ, अगर आपको ये भी एक्साइटमेंट भी शायद आपकी जान ले सकता है, दैट इज ओवर डोसिंग ऑफ एनी नशा या कुछ भी, तो वो भी आपकी जान ले सकता है। मैं थोड़ा सा, ये सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं दूसरा इससे रिलेटेड सब्जेक्ट करता हूँ। इन दिनों मैम टीनेज सोसाइट्स और यूथ सोसाइट्स के रेशियो जबरदस्त बढ़े। टीनेज में तो 10th 9th 11th के बच्चे बहुत ज्यादा अभी देखने में आता है कि बेचारे सुसाइड कर रहे, और सेम विद यूथ। इसका ये आज के दौर का रीजन क्या है, और हमें कैसे इससे बचना चाहिए? और आप कुछ ऐसा बताइए कि जो पेरेंट्स जिनके घर में आज टीनेज बच्चे हैं, सही में बहुत मेंटल डिप्रेशन में चल, या मेंटल वो बेचारे स्ट्रेस में चल, कि हमने बच्चों की जिद और न करने का, यानी कुछ दिन पहले तो जो केस इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली कि मां ने उसका मोबाइल रख लिया, नहीं लिया, बच्चे ने सुसाइड। मां ने उसको कुछ बोला, उसने नहीं लिया, उसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्ची ने।
वो बहुत ही एक गलत तरीके से ये, इसके बारे में थोड़ा प्लीज आप हाईलाइट करें। मुझे लगता है कि अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि मोबाइल छीन लिया और सुसाइड किया बच्चे ने, तो हमें इतनी न्यूज़ दिखती है, पर एज़ अ साइकियाट्रिस्ट मैं सोचने जाऊँ तो मुझे लगता है कि शुरुआत में कुछ ना कुछ लक्षण दिखते हैं या अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो बच्चा भी खुद से साइकियाट्रिस्ट के पास जाता नहीं है, या फिर टैबू है, उस वजह से पता है तो भी वो थोड़ा-सा रुक जाते हैं। हाँ, कि हम एक ट्रिप करके आते हैं, हमें अच्छा लगता है। इसलिए मैं इतने अगेंस्ट हूँ कि ये जो नेचुरल नॉर्मल तरीके जो सपोर्टिव होते हैं जरूर, पर सिर्फ वो ही करने के वजह से बहुत पेशेंट अपनी जान भी गंवाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे लक्षण हमें पकड़ने चाहिए कि ये टाइम पे उठ नहीं रहा है, टाइम पे सो नहीं रहा है, या ये एक मतलब सब में घुल मिल नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा है, या फिर अचानक मोबाइल निकाल लिया, उसके बजाय अगर होम विजिट के लिए आप साइकेट्रिस्ट को बुलाते तो शायद उनको कुछ टेक्निक पता होते हैं। मतलब जैसे दारू अगर आप या स्मैक का नशा अचानक से किसी का निकाल लोगे तो जैसे उसकी जान जा सकती है, वैसा ही सेम मुझे दिख रहा है कि उसका मोबाइल निकाल लिया और उसने सुसाइड कमिट किया, क्योंकि उसको उसके मतलब वो बीमारी थी उसकी, स्क्रीन एडिक्शन शायद, मैंने देखा नहीं है, पर शायद उसको हो चुका था और फिर वो अचानक से निकाल लेने के बाद उसे कुछ जरिया ही नहीं रहा कि मैं रिलैक्स कैसे फील करूं। वही हम मेडिकेशंस देके या फिर थेरेपी से उसको रिलैक्स कर सकते थे अगर वो सही टाइम पे आता। तो ये इतना पिक लेवल पर जाता है कि वहां जाकर वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है, या जो मेंटल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसऑर्डर है वो मूवमेंट का, वो कैसे पिक पे आता है? मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स में सुसाइड हो सकता है। जैसे डिप्रेशन में एक आधा आदमी बहुत दिन तक उसको लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मुझे ताकत नहीं महसूस हो रही है, कुछ इंटरेस्ट नहीं महसूस हो रहा है, या मुझे गिल्टी फील हो रहा है किसी छोटी सी बात पे, और फिर वो सुसाइड करता है। वैसे ही अभी स्किज़ोफ्रेनिया में कि उसे लगता है कोई मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, उससे अच्छा मैं खुद ही सुसाइड कर लेता हूँ। अच्छा। ओसीडी में ऐसे होता है कि वो घंटों नहा रहा है, 5 घंटा 6 घंटा नहा ही रहा है, उसको बाहर आने को ही नहीं हो रहा है बाथरूम के बाहर, तो वो परेशान होके उसे लगता है ऐसे लाइफ जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। फोबिया होता है कुछ लोगों को, पानी से फोबिया होता है, तो फिर वो वहां पे गिर गए तो इतना जोर से शॉक उनको बैठता है, हाँ, कि उस वजह से पूरा सिस्टम फेल होके भी सुसाइड मतलब वो उनकी जान जा सकती है। तो सुसाइड, टीनेज सुसाइड ना हो तो सुसाइड हम कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर टू सम एक्सटेंट जो उसके प्रिवेंटेबल कॉजेस है उस पे हम काम कर सकते हैं। जैसे अभी टीनेज में क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर हम बच्चों पे डालते हैं, क्योंकि 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है कि पूरा सब कर ले, ऑलराउंडर बने, गेम में भी खेले, स्कूल में भी अच्छा रहे, अच्छा रैंक लाए। तो अगर उसकी रैंक गिर रही है तो आप तभी भी प्रोफेशनल के पास उसको ला सकते हो कि उसको डिप्रेशन हो रहा है क्या, एंजाइटी हो रहा है क्या। बहुत बार पेरेंट्स को लगता है नहीं ये एज में क्यों शुरू करना है मैम दवाई, पर सपोर्ट के तौर पे आप 1 हफ्ता 3 महीना 6 महीना जो भी सलाह दे रहा है प्रोफेशनल वो मान के अगर आप उसका सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हो तो वो दवाई लेना उसके सामने कुछ भी नहीं है। करेक्ट है ना? आप जैसे बुखार के लिए जितना ओपनली डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही आपने थोड़ा भी कोई रो रहा है, चाहे उसको डिप्रेशन ना हो, कितने सारे पेशेंट को मैं लिख के देती हूँ कि नो साइकेट्रिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास आए तो आपको दवाई ही लिख के मिलेगी, बहुत बार आपको नॉर्मल नॉन फार्माकोलॉजिकल भी सलाह मिलेगी, है ना? पर आप जाओ ताकि आप खुद के लिए भी जाओ, बच्चे के लिए भी जाओ। खुद अगर आप जाओगे तो बच्चे को लगेगा कि नहीं ये नॉर्मल है, पर आप बहुत सारा रिसर्च करके एक बार ही बच्चे के लिए लेके जा रहे हो तो बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ तो एक मतलब हाँ गिनी पिग मेरे पे प्रयोग हो रहे हैं, या फिर ये क्या हो रहा है, साइकेट्रिस्ट मतलब कौन होता है। तो समाज में ऐसी छवि बना के रखी है कि उनको लगता है कि कोई तो पता नहीं पागलों के डॉक्टर होंगे और मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं सोता रहूंगा, तो बेटर है कि मैं ये टैबू और ये जो सोच है ना मैम, ये ऑलरेडी है, और ये सोच की वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, या उसको हम रोक भी सकते हैं। मुझे एक और बताइए, ये डिसऑर्डर तो आपने साइंटिफिकली भी बता दिया और इसके पीछे के इमोशनल रीजन भी बता दिया, यूथ के पीछे के बहुत सारे जो सुसाइड्स है उनका रीजन क्या हो सकता है? देखो यूथ तो एटलीस्ट थोड़ा मैच्योर्ड आता है, मैं टीनेज को मानता हूं कि उसके इमोशनल अपब्रिंगिंग या इमोशनल अटैचमेंट्स कहीं कम ज्यादा,
करते हैं तो शायद वो डिप्रेशन या अलूफनेस या अलोननेस की वजह से भी वो करता है। यूथ तो बड़ा ही या यूथ मतलब अगर मैं पकड़ू की 20 से 40 तक का एज समझो मे बी, पकड़ राइट राइट राइट। तो उसमें मुझे लगता है कि समझो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप हो गया तो भी वो बहुत सारा एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं अगर उनको कुछ जैसे एक बीमारी होता है कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जिसमें बहुत सारा गुस्सा आता है कुछ क्षणों के लिए और वो क्षणों को वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो कुछ भी कर लेगा। फिर हर एक एज ग्रुप में स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं हाँ। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जो 20 साल के आसपास हमें हो सकता है, हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर या एडिक्शन समझो वो एडोलेसेंट एज में भी उसने स्मोकिंग करना शुरू किया होगा तो वो बढ़ सकता है। उसके ऊपर वो गांजा स्मोक कर सकता है, स्मैक स्मोक कर सकता है, अल्कोहल ये सब कुछ होने की वजह से ज्यादा वो प्रीडिस्पोज हो सकता है कि वो सुसाइड करे। अच्छा। या फिर गांजा पीने की वजह से उसके दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ सकता है उस वजह से उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है और फिर कानों में आवाज भी आएगी। उससे बचने के लिए भी वो खुद को या दूसरों को भी मार सकता है इवन फैमिली मेंबर्स को। ओह गॉड। वो मैंने तिहाड़ जेल में बहुत सारे हमारे साइकेट्री वार्ड में केसेस देखे हुए हैं कि जिन्होंने फैमिली मेंबर्स को मारा हुआ है और फैमिली मेंबर्स लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ट्रीटमेंट तो करा नहीं पाए पर बार बार ऐसे मतलब जैसे पेशेंट अंडर ट्रायल तिहाड़ जेल में आ गया, ट्रीटमेंट हुआ, घर गया, रिहा हो गया और वापस उसने खून किया, वापस वो तिहाड़ जेल में आ गया और अब उसको घर पे ले जाने के लिए तैयार नहीं है फैमिली क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो ट्रीट हो सकती है या इसकी कैसे ख्याल रखना है इसका सिर्फ क्योंकि सिर्फ 8-10 दिन दवा लेने से नहीं चलने वाला नहीं। उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि रोज वो दवा ले रहा है कि नहीं क्योंकि पेशेंट कभी कभी उनकी मेंटल कैपेसिटी होती नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है मतलब वो दवा लेना छोड़ देते हैं। वो झूठ बोलने लगते हैं कि मैं दवा ले रहा हूँ पर वो गाल में रखेंगे अपने बिस्तर के नीचे दवाई छुपा के रखेंगे फेंक देंगे तो आप सिर्फ आपको लग रहा है आपने खरीद के दे दिया आप डॉक्टर के पास ले गए आपका काम हो गया पर दवाई अगर गया नहीं पेशेंट के अंदर आईक्यू तो बहुत अच्छा होता है पेशेंट का जो दिया है भगवान ने तो वो ब्रेन चला के अपने प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ कर सकता है खुद को या दूसरों को मारने का। गॉड। तो ये मुझे बताइए ये जो डिसऑर्डर ये जो मेंटल डिसऑर्डर है जैसे भी आपने बताया कि उसका आईक्यू तो बहुत शार्प है और सही बात उसका आईक्यू शार्प व्हेन ही प्लान टू गो फॉर मर्डर तो इसका मतलब है कि उतनी सेंसिटिविटी और उतनी मैच्योरिटी और उतना आईक्यू उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड में है उसके बावजूद वो क्यों एक गलत जैसा सुसाइड जैसा कभी कर लेता है या कभी ऐसा होता है या मर्डर का तो अलग ही थोड़ा सा वे होगा। मर्डर का मुझे वही लगता है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग जो है वो ज्यादातर करते हैं कि जिनको कैलेस एटीट्यूड रहती है दूसरों के दुख के बारे में उनको कुछ लेना देना नहीं होता है सोसाइटी के रूल्स वो फॉलो नहीं करते हैं क्रूएल्टी करते हैं एनिमल्स के साथ में का बचपन थोड़ा सा ट्रॉमेटिक गया होता है कि समझो डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने देखा है कि पापा मम्मी को मार रहे हैं तो उस वजह से भी सेम 2 बच्चे होंगे जो ट्विंस होंगे जिनके जेनेटिक्स भी सेम है पर एक बच्चा ऐसे सोच सकता है कि मैं भी अभी देखूंगा और मैं भी मतलब मर्डरर बनूंगा या फिर ऐसा आदमी बनूंगा जो एंटी सोशल बन जाएगा और वही दूसरा बच्चा मम्मी को सपोर्ट करेगा या वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं हाथ लगाएगा वो एकदम अच्छा सा आदमी बन सकता है आगे जाके। हाँ हाँ तो वो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स एज वेल एज द आपके एनवायरमेंट से आपको क्या मिलता है। सपोर्टिव नर्चरिंग एक एटमॉस्फेयर बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है। अगर मम्मी पापा के झगड़े होते रहे बहस होती रही बच्चों के सामने तो और दूसरा सेम ट्विन बच्चा जिसको बहुत अच्छा नर्चरिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो सेम मम्मी पापा के दोनों बच्चे हैं सेम जेनेटिक्स पर दोनों अलग हो सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने वो बात छेड़ दी कि डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली में भी अगर इस तरीके के कुछ बनाव है जो बच्चे देखते हैं सुनते हैं वो भी उन पे नर्चर और बाद में वो क्रूएल हो सकते हैं या फिर उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे फादर ने मेरी मदर को बहुत तकलीफ दी और आगे जाकर अपने फादर का बदला लेने के इसमें वो आइदर फादर को भी मार सकते हैं या उस जुनून में कई लोगों का मर्डर कर सकते हैं या कई लोगों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ये जो डिसऑर्डर के बारे में आपने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है
कि समाज में ये जो क्रुएल्टी बढ़ने के कारण का सबसे बड़ा कारण फैमिली का अपब्रिंगिंग भी ज्यादा डिपेंड करता है। मुझे ये बताइए कि अभी आप तिहाड़ जेल में जब आपने कुछ रिसर्च या आपने देखा, तो कौन से ज्यादा आपको ऐसे नजर आते हैं कैदी, यानी कौन से डिसऑर्डर से ज्यादा? ज्यादातर तो नींद में लगने वाले कैदी ज्यादा थे, हमारे पास आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग नशा से पीड़ित थे, तो फिर नशा उनको मिलता नहीं था। हाँ। नशे के लिए ट्रीटमेंट जरूर अवेलेबल था, पर वो होने के बाद में कुछ ब्रेन में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिस वजह से उनको नींद की शिकायत होती थी। इसीलिए साइकेट्री का एक मेंटल हेल्थ यूनिट पूरा था, जिसमें हम 5-6 डॉक्टर होते थे और सब एक एक करके बारी बारी से हर एक जेल का ओपीडी करते थे, जिसमें हम दवाई देते थे। और काउंसलिंग करने के लिए साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर ग्रुप के अलग है। आप अपने तरीके से मेडिकेटेडली उनको ट्रीट करते थे, मेडिसिन देते थे और उसे ट्रीट करते थे। आइए मैम और दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा टच करते हैं। ये सब्जेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूथ सुसाइड। तो मुझे लगता है कि टीनेज सुसाइड में अभी बहुत सारे लोग इसमें चल रहे हैं। मुझे बताइए कि महिलाओं में वुमेन्स एक खास करके जो चेंजेस आए, वो चेंजेस अभी बढ़ रहे हैं जलियती के या फिर कंपैरिजन के या फिर एक अलग तरीके का अपने आप को एक बड़े लेवल पे ले जाने के, तो उसकी वजह से भी कुछ गुनाह बढ़ रहे हैं या कुछ फैमिली ये बढ़ रहे हैं, फैमिली में बनाव ज्यादा बढ़ रहे हैं, कैसा लगता है? वो पर्सनालिटी के उनके ट्रेट्स या डिसऑर्डर है, वो हमें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर्सनालिटी की ट्रेट्स है तो वो जब खुद को एहसास होगा कि इससे मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाहे मैं ऑफिस में जाऊं तो भी मेरा बन नहीं रहा है, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, घर में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर वो खुद से चाहेंगे तो खुद को बदल सकते हैं, जो पर्सनालिटी होती है। पर वही अगर बीमारी है, जैसे मेनिया की वजह से भी ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मैं कमा सकती हूँ, मैं बहुत बड़ी इंसान हूँ, तो ऐसे टाइम पे फिर दवाई देके वो वापस नॉर्मल पे आ सकती है व्यक्ति। ओके। यानी मुझे लगता है कि ये एक ट्रीटमेंट का ही भाग है और एक ट्रीटमेंट से भी ये फोबिया या तकलीफ को अपन दूर कर सकते। आइए मैं एक दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैडम ये दो सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा आजकल महिलाओं में भी प्रचलित हो रहे हैं और जिसके बारे में महिलाएं थोड़ी सी वरीड भी रहती है, और उस पर एक तो पीएमएस, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए कि ये कैसे और इससे कैसे महिलाओं ने इसको कोप अप करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, और साइंटिफिकली अगर वैसा कुछ है तो किसी साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का या डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर उसमें से रास्ते करना चाहिए। जरा उसके ऊपर थोड़ा। तो पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जी। तो प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले, मतलब पीरियड आने से पहले कुछ दिन महिलाओं को ऐसे महसूस होता है कि चिड़चिड़ ज्यादा होती है, नींद नहीं लगती या नींद ज्यादा लगती है, थकान महसूस होती है, एंग्जाइटी महसूस होती है, उदास लगता है। तो ये सब चीजें हमें अगर पता होगी तो हम वो टाइम ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, सपोर्टिव मेजर्स क्या लेने हैं, या फिर हमें कुछ दवाई की जरूरत है क्या। तो आप प्रोफेशनल के पास जाओगे तो आपको ये जरूर बताया जाएगा। तो जैसे पहले जमाने में मेंस्ट्रुएशन के बारे में बच्चियों को पता नहीं होता था, तो अभी हर एक स्कूल में गायनेकोलॉजिस्ट के सेशन होते हैं, हमारे जमाने से वो शुरू है, और उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में अभी हम पूरी जानकारी दे पा रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी स्कूल में जाना चाहिए या इनवाइट करना चाहिए, जो अथॉरिटीज है। तो उस वजह से क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन के पहले जो ये सब समस्याएं होती है वो अच्छे से बच्चियां मैनेज कर सकती है, और वो फिर अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ आगे जाके जी सकती है, अपना करियर हो, घर संभालना हो, वो एफिशिएंटली कर सकती है। वरना बहुत सारे साल उसी में चले जाते हैं कि ये बार बार मूड फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा। आधा अधूरा जानकारी लोगों ने होता है, तो उनको लगता है ये कभी कभी उदास रहती है, कभी कभी बहुत ही फ्रेश रहती है, तो उनको लगता है नहीं। तो मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आए कि जो हस्बैंड ऑलरेडी डायग्नोसिस करके मेरे पास लाते हैं कि मेरे वाइफ को ना बाइपोलर डिसऑर्डर, जबकि उसको बिल्कुल भी नहीं होती है कुछ डिसऑर्डर। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज फिजियोलॉजिकल। तो वो आपको समझना जरूरी है कि ऐसा कुछ होता है। और इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से क्लियर कर दीजिए मैम, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, जो बच्चियां, जो लेडीज, जो भी है, कि ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर एक
पर्टिकुलर पीरियड तक रहता है या डेली भी चाहिए जाते हैं मूड, जैसे कि आपने बताया कि हर दिन मूड चाहिए। कुछ दिन फ्रेश होते हैं, कुछ दिन एकदम डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ दिन आप एकदम अपने आप को डल रखते हैं, कुछ दिन आप कुछ कर नहीं पाते। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन, तो वो थोड़ा क्लियर करें ताकि गलत फहमियां जो बच्चियों में औरतों में है वो इस वजह से। तो जब ओव्यूलेशन होता है अराउंड 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फर्स्ट डे जब ब्लीडिंग शुरू होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो अराउंड 14th डे जब ओवम निकलता है अपने ओवरी से, तो तब फ्रेश महसूस होता है महिलाओं को, है ना। तो वो सृष्टि नहीं वैसे बनाया है, तब लगता है अच्छा मूड रहता है। और जब मेंस्ट्रुएशन आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले तक ऐसे हो सकता है कि उदास लगे, तो वो नॉर्मल थोड़ा सा अगर चेंज हुआ मूड डाउन की तरफ गया कि उदास लग रहा है, एंजाइटी हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, नींद डिस्टर्ब हुई है, तो वो हम सपोर्टिव मेजर से ठीक ठाक रख सकते हैं। उसको बोलते हैं हम पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और पीएमडीडी मतलब प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर होती है, मतलब यही लक्षण जब सीवियर रूप में बढ़ते, तीव्रता जब उसकी बढ़ जाती है कि वो सेल्फ हार्म कर रही है, उसको सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या देन शी नीड्स हेल्प, क्योंकि उसको लग रहा है हर एक महीना ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, मतलब बार बार हो रहा है ना, वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगेगी। ओव्यूलेशन तक वापस नेक्स्ट पीरियड आएंगे, उसके पहले हो जाएगा। कभी कभी फिर सही डायग्नोसिस नहीं होता है, कुछ अलग ही बीमारी की दवाएं दी जाती है। तो इसीलिए कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट ही ज्यादा बेटर है। नहीं, साइकेट्रिस्ट मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में नहीं है कुछ उसको प्रॉब्लम में नहीं है। हाँ, पर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी गए तो भी चलेगा, पर फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने रेफर करना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने इसके ऊपर। आइए मैं एक सब्जेक्ट को आपको टच करता हूँ जो अभी दिनों प्रचलित, कोविड के बाद, यानी कोविड को आप 2-2.5 साल हो चुके हैं, कोविड के बाद से कुछ डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स या उसके साइड इफेक्ट्स या कोविड के इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर मेंटल हेल्थ को भी लेकर और कुछ बाकी चीजों को लेकर। मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारा कोविड, आपको कोविड हो गया था, हाँ, फिर आपने रेमडेसिविर ली थी, हाँ, आपने एंटीबायोटिक ली थी, हाँ, आपने कोविड का वैक्सीन दिया, ये उसका साइड इफेक्ट है। ये एग्जैक्टली क्या है? और इसमें से जितने भी लोग बेचारे घबराए गए हैं, कुछ लोग अभी ऐसा हो गया है कि मेंटल डिसऑर्डर डर है, सुबह उठते हैं तो फियर होता है कि आज का दिन कैसा। कुछ लोग को फिर ये फियर बढ़, जैसे कोविड में हर दिन इंसान जीता था और मरता, जो सुबह जग गया वो जिंदगी जीत गया, और जो बेचारा नहीं जगा वो जिंदगी खो चुका। तो ये एग्जैक्टली इसके बारे में कोविड के दौरान ना जो मानसिक बीमारियां थी वो बढ़ गई, जैसे ओसीडी, अगर जिसमें था पहले से डिसऑर्डर और जो दवाई भी ले रहा था, पर वो क्लीनलीनेस रखो, हाथ बार बार धो लो, उस वजह से थोड़ा सा बढ़ गया। फोबिया बढ़ गया कि मुझे कुछ बीमारी हो जाएगी, फोबिया है ना, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं चीज को, तो वो एक डर पैदा हो गया। फिर जैसे कुछ कारण की वजह से मम्मी पापा जो लोगों के गुजर गए, उनको वो सैडनेस हुआ, गिल्ट हुआ, है ना। तो मुझे लगता है कि वो एक फेज था, वो वायरस नया था, उसके हिसाब से जो भी कर सका गवर्नमेंट या हेल्थ केयर सिस्टम, उन्होंने वो किया, और तब हमें जरूरत थी नया वैक्सीन लेने की, वो हमने लिया। तो अभी मुझे लगता है कि अगर हमें मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी समस्या होती है तो हमने कारण नहीं ढूंढना चाहिए कि रेमडेसिविर से हुआ है या कोविड के वैक्सीन से हुआ है, वो सब साइंटिस्ट देखेंगे क्योंकि वो उनका काम है। मुझे लगता है कि मुझे हुआ है अभी मुझे इलाज करना, क्योंकि जैसे फीवर ट्यूबरकुलोसिस में भी आएगा, मलेरिया में भी आएगा, सर्दी खांसी में भी आएगा, पर फीवर आने के बाद पैरासिटामोल लेना है, ये आपको पता है, वो आप लोगे। तो वैसे मुझे लगता है कि अगर कुछ मेंटल हेल्थ कंसर्न होता है तो आप उसके जड़ पे मत जाओ कि जैसे बचपन में उसको कुछ तो आघात हो गया होगा, उसके मम्मी पापा अच्छे नहीं थे, या उनके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, इसलिए इसको डिप्रेशन हुआ है, इसलिए इसमें सुसाइड की ख्याल आ रही है, इसमें इसको एंग्जाइटी आ रही। मुझे लगता है हो रहा है तो गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड।
गुड, ये बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने। एक तो मुझे अच्छा कि ये भी लगा कि जो हो चुका वो हो चुका, अब जो है उसको फेस करें और उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं साइंटिफिकली विद ऑल तरीके से, मे बी टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, साइकेट्री और किस मेंटल हेल्थ के लिए मेडिकली किसी डॉक्टर को ट्रीट करना। एक अच्छा आपने कोविड के ऊपर जवाब दिया है। मैम अब एक और सवाल जो मेरे मन में खास करके मैं सोचता रहता हूँ कि कौन से ऐसे और भी तरीके मेंटल हेल्थ को लाइव रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, और जिससे ये बीमारियों से भी वो दूर है, क्योंकि आजकल इतनी जद्दोजहद की जिंदगी हो गई है, इतना कंपटीशन, कंपैरिजन और इतनी भागा दौड़ी हो गई है कि हर एक को बस अपनी मंजिल पर पहुंचे, मगर फिर वो कभी पहुंच नहीं पाता, मेंटल इलनेस आता। तो कुछ ऐसे तरीके बताइए कि वो इन सब में लाइव रहे, जिंदगी भी जिए और जिंदगी का मजा भी ले और उसकी मेंटल हेल्थ भी एकदम ओके। रूटीन फॉलो करना ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जिससे क्या होता है कि दिनचर्या हम फॉलो करते हैं, सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो ज्यादा अच्छा है, योगा भी सपोर्टिव है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको करना है, आपके हेल्थ कंसर्न है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है। उससे एंडोजनस ओपियोइड सीक्रेट होते हैं जिससे आपको हैप्पी लगता है, तो उससे जो लो फॉर्म के डिप्रेशन होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज है, वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तीसरा मुझे लगता है कि म्यूजिक या कुछ भी हॉबी परस्यू करना ये बहुत एक अच्छी चीज है रिलैक्स होने के लिए। तो आपको वही है कि आपको रेस में दौड़ना है, पैसे कमाना है, समाज में नाम प्रतिष्ठा सब कुछ कमानी है, पर उसके साथ साथ आपको सुकून भी चाहिए। एट द एंड ऑफ लाइफ आप पैसे भी गिनोगे पर समाज में प्रतिष्ठा भी गिनोगे, उसके साथ सुकून, मुझे जैसा लाइफ चाहिए था वैसा मैंने जिया या नहीं, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए कि मुझे जो भी हॉबी लग रही है परस्यू करना है, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, उसके लिए आप प्लीज टाइम दो, आराम से बैठो। तो वो एक बैलेंस आपने मेंटेन रखा। तो मुझे लगता है रूटीन, एक्सरसाइज करना, हॉबी परस्यू करना, ये मेडिटेशन यस मेडिटेशन करना, तो और दूसरों के लिए मदद करना। सब कुछ पैसों से नहीं होता है। गुड। एक कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो आपको लग रहा है, अवेयरनेस फैलाना है, कोई भूखा है उसको मदद करनी है, बहुत कुछ बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ही ज्वाइन करना चाहिए, एनजीओ खड़ा करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। आप आपकी मतलब पंटी के जैसा जितना आप प्रकाश दे सकते हो उतना आप नहीं, हाँ, आपको जाते आते टाइम जो भी लग रहा है कि प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी है वो भी आप मदद कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कम पैसा लेके करना पड़ेगा। मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मेंटल हेल्थ जो हम रिलैक्स चाहते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, उसके लिए एक समाज सेवा भी एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सुकून देती है, आपको मेंटली पीस देती है और मेंटली आपको रिलैक्स रखती है कि मैंने किसी की मदद की, और वो जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं करोड़ रुपए से बढ़कर। तो एक चीज मुझे बहुत आपकी अच्छी लगी। दूसरा, आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चारों पांच चीजें बताई। मुझे एक और बताइए कि जिंदगी में इस तरीके के काम करने वाला इंसान फिर कभी मुझे नहीं लगता कि उसको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो। आपको क्या लगता है कि ऐसे और कोई तरीके हैं जो साइंटिफिकली उससे करने चाहिए या ध्यान देने चाहिए? मुझे लगता है कि हम वही आएगा वापस मेरा कहना कि हम हर एक चीज से बच नहीं सकते। जैसे हार्ट अटैक ना आए उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करो, अच्छा सा खाना खाओ, फिर भी आ सकता है। और आया तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम प्रिवेंटिव मेजर्स के चक्कर में फिर ना हम वो फेल्यूर समझते हैं। अभी समझो कोई सोशल वर्क कर रहा है, इनको कुछ साइकेट्रिक इलनेस हो गया, तो फिर उनको लगेगा कि मेरे को कैसे हो गया, अभी मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इतना सब कुछ योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मुझे कोई गलत शौक नहीं है, मैं सुपारी भी नहीं खाता, तो भी मुझे तकलीफ है। तो भी कैंसर कैसे हो गया? मुझे कैंसर, मैं सुपारी भी नहीं खाता। तो वो उसका रीजन ये दिस इज नेचुरली हर एक के साथ में जुड़ा हुआ।
हो सकता है, जैसे हो सकता कैंसर भी किसी को भी हो सकता है, चाहे हमारा कुछ भी गलत खाना पीना ना हो तो भी। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी किसी को भी हो सकता है, करेक्ट। चाहे ये सब प्रिकॉशंस के तरीके हैं, ये आपने फॉलो किए तो चांसेस कम है, ताकि आप और अच्छे रिलैक्स कर सकते। बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने। मैं एक और अगले प्रश्न पे आता हूँ। मैम एक सवाल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपको पूछना चाहिए, बचपना और बुढ़ापा ये दोनों एक के समान। बचपनों में बच्चे जिद करते हैं और हम उनकी हर कामना पूरी करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक बुजुर्ग इंसान भी बच्चों जैसे करने लगता है, मगर उसको संभालना भी। मुझे ये बताइए, ये जो ओल्ड एज से रिलेटेड जो एक साइकोलॉजी है या एक सेट ऑफ माइंड जो दिक्कतें हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट, क्योंकि अभी बहुत घरों में ऐसे बुजुर्ग भी जीते हैं, उनके माँ बाप कहीं उनके बच्चे उनको संभालते हैं, लेकिन आज कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेचारे वृद्धाश्रम में पड़े, जिनको पूछने वाला कोई नहीं। और ये रेशियो और परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ता है। वृद्धाश्रम की कैपेसिटी से ज्यादा बुजुर्ग वहां आज है। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार वृद्धाश्रम आज आ रहे हैं। थोड़ा उसको है। तो ओल्ड एज में ना डिमेंशिया जैसी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है ना। डिमेंशिया मतलब हमारी आकलन शक्ति कम हो जाती है, याद नहीं रहता हमें, हम नया चीज सीख नहीं सकते। और वो जैसे अगर बढ़ता गया डिमेंशिया तो उसके साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम मतलब चिड़चिड़ करना शुरू करता है, वो जो आदमी होता है, नींद नहीं लगती है, तोड़फोड़ कर सकता है, रो सकता है ना, या उसको कुछ शक होता है कि कोई मेरे खिलाफ है, मेरी प्रॉपर्टी कोई ले जाएगा, है ना। तो वो एक प्रोसिक्यूशन पार्ट भी आ सकता है, कानों में आवाजें आ सकती है, या फिर कुछ आंखों के सामने कुछ प्रतिमा दिख सकती है, उस वजह से भी वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए डिमेंशिया को जल्दी से डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी आप भूलने लगते हो तो आप उसको नजरअंदाज मत करो कि कोई बात नहीं, एज बढ़ने के बाद हम भूलते ही हैं, एज बढ़ने के बाद हमें सुनाई देता ही नहीं है। वो टाइम टू टाइम ट्रीट करना चाहिए, चाहे हियरिंग लॉस हो, चाहे आपको दिख नहीं रहा हो, वरना डिमेंशिया के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है ओल्ड एज डिप्रेशन। तो ओल्ड एज डिप्रेशन में ऐसी समस्याएं दिखती है कि उनको बहुत सारे एक्स एंड पेन्स मतलब बॉडी दर्द, बॉडी एक बहुत ज्यादा होते हैं उनको। तो घर वालों को लगता है कि मैंने असेसमेंट तो करके लाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बोले कि बाबा कुछ नहीं है, ये तो अभी एज के हिसाब से हो गए। फिर बाद में वो बोलते हैं मेरा कंधा दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है। तो ये बहुत बार डिप्रेशन का भी लक्षण होता है ओल्ड एज में, है ना। तो क्योंकि बहुत हमें कुछ आजी आजोबा तो जो दिखते हैं वो खुश फ्रेश दिखते हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन नहीं होता, चाहे उनको कुछ घुटने में दर्द भी हो। और कुछ आजी आजोबा हमेशा कंप्लेंट करते हुए रहते हैं क्योंकि उनको डिप्रेशन होता है। तो तब हमें उनको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक जो बहू है, बेटा है, उनको अपने मम्मी पापा प्यारे ही होते हैं, पर जब वो उनको संभाल नहीं पाते हैं, जब ओवरबर्डन हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ बीमारी है और घर वालों को पता ही नहीं कि ये बीमारी है, उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। तो उस वजह से फिर बर्डन ज्यादा बढ़ने की वजह से शायद वो वृद्धाश्रम में उनको ले जाने का सोचते हैं, जो जस्टिफाइबल नहीं होगा। पर इसलिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, वो दादा दादी ने भी मानना चाहिए कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मैं दवा लूंगा, और बच्चों ने भी उनको ले जाना चाहिए। तो चाहे वो वृद्धाश्रम में रहे तो भी उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, चाहे घर पे रहे तो भी वो बहुत मैनेजेबल, मतलब खुद का लाइफ भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, या उनका जो भी केयर देने वाले केयर गिवर्स है वो भी अच्छे से उनको संभाल सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट जो आपने अभी कहा कि ये तकलीफें तो एज के दरमियान में आने ही वाली है, और इसका सही समय पर निराकरण कर उसका इलाज कर लेना या काउंसलिंग कर लेना, ये एक जरूरी है। दूसरा, आपने क्वालिटी लाइफ के बारे में कहा। तीसरा, मुझे ये बताइए, आजकल बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को खुद वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ देते हैं। इसके पीछे की मानसिकता, यानी मुझे ऐसा लगता है, मैं ये सवाल थोड़ा इमोशनली आपको पूछ रहा हूं। मैं ऐसे समझता हूं कि हर इंसान बुजुर्ग होने आज भी होगा,
जब वो ले जाकर उसके माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो उसके पीछे का उसकी मानसिकता क्या रहती है? खाली यही कि मेरे तकलीफ को मैं छोड़ दूं, या ये कि भाई आप मुझसे ये नहीं समझ। तो एज अ साइकेट्रिस्ट मुझे ये सिचुएशन ऐसी दिखती है कि शायद वो जो लड़का है उसको नींद नहीं लग रही होगी रात को, इसलिए वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। मम्मी पापा का जो एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है उम्र के हिसाब से, बार बार हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ रहा है, तो उसका कोपिंग नहीं है क्योंकि उसकी नींद खराब है, या फिर वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। डिप्रेशन की वजह से वो काम में ध्यान नहीं दे पा रहा है, मिस्टेक हो रही है, शरीर में ताकत नहीं महसूस हो रही है, उसके जॉब के बॉस जो है वो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें फायर कर देंगे, निकाल देंगे, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं नहीं जिम्मेदारी इनकी सहन कर सकता अभी और नहीं ले सकता। तो इसलिए मुझे लगता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं जो अपने मम्मी पापा के बारे में उतना इमोशनली ना सोचे, तो वो एक अलग पार्ट है। पर जो हम ट्रीट कर सकते हैं, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, ये जो बीमारियां हैं, या फिर मैरिटल इशू है कि समझो हस्बैंड वाइफ का नहीं जम रहा है और वाइफ और इन-लॉज का नहीं जम रहा है, वो भी कारण हो सकता है कि उन्हें छोड़ दिया। हाँ, तो मुझे लगता है कि फैमिली थेरेपी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट एक नॉन जजमेंटल पर्सन होगा कि जिसके पास आप आपकी बात बता सकते हैं, वो कहीं और शेयर नहीं करेगा, और उसको कोई मतलब उसका कुछ इंटेंशन नहीं है कि इनको जोड़ के रखना है या तोड़ना ही है। वो जो आपके लिए सही होगा वो सलाह आपको देगा, टेक्निक बताएगा कि जिससे आप अच्छा सही डिसीजन ले पाओगे जो आपकी लाइफ के लिए सही है। दो चीजें आपने बहुत अच्छी कही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कि जो पेरेंट्स बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन उनके बच्चे खुद अगर अपने काम से जूझ रहे हैं और तकलीफ में, तो शायद वो ये करते हैं, या फिर फैमिली आपका अपब्रिंगिंग जो है या फैमिली में इसको लेकर आपने चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। बेचारे कुछ औरतों का इन लॉज का नहीं जमता है तो भी एक कारण। मुझे ये बताइए कि ये बुजुर्ग जितने हैं, हमारे बहुत सारे अभी जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको क्या आप सलाह देना चाहिए? एक, और दूसरा, उनको सलाह दीजिए जिनके उन्होंने कैसे इनके बारे में सोचा। ये आज ये एक सोशल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम इशू, तो मुझे ये बताइए कि इसको दोनों को कैसे सलाह। तो बुजुर्ग जो है उनको मैं सलाह देना चाहूंगी कि खुद को ऑक्यूपाइड रखो और इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने का सोचो। जैसे आपके फाइनेंसेस आपके हाथ में ही रखो, किसी और को दे मत दो। तो आप आपके खुद के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, चाहे ट्रैवलिंग के लिए हो। बहुत अच्छा सजेशन। हाँ, और आपके एक्सरसाइज के लिए आप इन्वेस्ट करो, चाहे जिम ट्रेनर लगाओ घर पे, योगा लगाओ, क्लास में जाओ, बाहर जाके। तो आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। और आपका अभी वानप्रस्थाश्रम शुरू हुआ है, तो आप गृहस्थी का जो ध्यान है वो थोड़ा सा हटाना शुरू करो। आप अगर बोलोगे कि किचन मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, तो बहू को लगेगा ही कि अभी मेरा गृहस्थी है, मुझे मेरे हिसाब से चलाना है। अभी क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो सब है ना जिंदा रह रहे हैं, फिर इसको लगेगा कि मैं भी अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कब तक आपके हिसाब से सब कुछ रखूं। एकदम करेक्ट था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्राइवेसी है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि ये समझो दादा दादी का बेडरूम है, ये मम्मी पापा का बेडरूम है, ये बच्चों का बेडरूम है, तो वहां पे उनको जिस तरीके से रहना है वो रहने देना चाहिए, तभी प्यार बढ़ेगा। हर एक चीज मेरे तरीके से होना चाहिए, ऐसे अगर बुजुर्गों ने सोचा तो शायद फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छी सलाह दी बॉस, है ना, क्योंकि पर्सनैलिटी ना, थोड़ी सी पर्सनैलिटी के जो कंगोरे होते हैं वो थोड़े से ज्यादा कठोर हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं जैसे हमारा एज बढ़ता है। तो हमें थोड़ा सा खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंगेज बिजी रहना चाहिए हमें, जिसमें आनंद मिलता है, और गृहस्थी में से ध्यान थोड़ा हटा लेना चाहिए। ये हो गया ये बुजुर्गों के लिए हो गया। अभी मुझे लगता है कि जो बुजुर्गों को संभालते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए कि कुछ मतलब जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। समझो एक लड़का है, वो अपने वाइफ को जबरदस्ती करता है कि नहीं मुझे जॉइंट फैमिली में ही रहना, और वो वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कैसे
संभालेगी उनको प्यार से, उससे अच्छा आप बाजू बाजू में फ्लैट ले सकते हो, आराम से खुशी से रह सकते हो, तो वो उनको संभालने के लिए तैयार है। मतलब जो भी उनको खाना पीना लगेगा या जो भी जाना होगा हॉस्पिटल में, उतना करने के लिए वो शायद रेडी होगी। पर साथ साथ 24 घंटा एक सीसीटीवी जैसा कोई अगर हमें देख रहा है, हम क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, लेट क्यों उठी, अब तक सोई क्यों नहीं, बच्चों को तो अच्छे से संभाल ही नहीं रही है, या मेरे बेटी का तो अच्छे से ख्याल ही नहीं रख रही है, तू यही कपड़े क्यों पहनी, ऐसा किया तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हर एक को अपना लाइफ इम्पोर्टेंट होता है, और उसको खुद के तरीके से वो जिएगा तो ही वो दूसरों के साथ प्यार से रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो स्पाउस होते हैं, जो भी हस्बैंड हो, वाइफ का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, और वाइफ ने भी हस्बैंड का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उसके मम्मी पापा है तो वो प्यार करेगा ही, उनको उनकी केयर लेगा ही। तो अपना अपना मतलब वाइफ ने क्या करना चाहिए, खुद के पैसे कमाने चाहिए, और खुद को जैसे वो खर्चा करने हैं, सेविंग करना है, वैसा करना चाहिए। हस्बैंड ने अपने पैसे कमाने चाहिए, और उसको कितना कॉमन अकाउंट में डालना है घर खर्चे के लिए, फ्यूचर के लिए कितना, और मम्मी पापा को कितना देना है, वो सब कुछ उन्होंने डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहां से सब प्रॉब्लम मुझे लगता है शुरू होते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया मैम आपने, खास करके ये कि ये प्रॉब्लम तो सभी के, लेकिन इसके सॉल्यूशन और जो आपने 3-4 मुद्दे जो टच किए वो बहुत ही, भले वो इमोशनली थोड़े से ये है, लेकिन प्रैक्टिकली आपने बता दिया कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपस में एक दूसरे का मन भी बना रहेगा, और आपको हर एक की दिक्कत को भी समझना। अगर आप उनकी दिक्कतों को समझोगे तो लंबा जीवन जी सकते, नहीं तो अगर आप कहोगे कि मैं बड़ा हो गया और मैं बड़ा हूं, मेरे हिसाब से आप करिए, तो फिर आप नहीं। और ये भी बात हकीकत है कि हर एक की अपनी जिंदगी है, और हर एक को जिंदगी जीने का हक है, और उसमें से रास्ते निकालना सबका अपना है। ये फैमिली बैठकर अगर सलाह करे तो ये रास्ते भी निकल सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से आपने इसके दोनों आंसर दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये अगर फॉलो सब फैमिली करती है तो यकीनन ये दिक्कतें कम हो सकती। मैं एक सवाल बहुत बार दिमाग में आता है, 3 कंसर्न लोग हैं मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने, एक साइकेट्री है, साइकोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट। ये तीनों अलग अलग हैं, तो इन तीनों का एक बार थोड़ा ब्रीफ करके बताइए कि तीनों का ब्रीफिंग कैसा है, और कौन से समय किसको कंसेप्ट है। क्योंकि समाज में एक कंसेप्ट क्या हो गया है कि साइकेट्री, साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी सब एक है, तो जरा थोड़ा इनको तीनों को बताइए क्या है, तीनों के काम क्या। तो साइकेट्री मतलब एक विषय है वो साइकेट्री। तो एमबीबीएस करने के बाद आप साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो एमबीबीएस मतलब डॉक्टर हो गया, और आपने आपको पूरी बॉडी एनाटॉमिक्स में, ठीक है, तो आपको पूरा शरीर शास्त्र का नॉलेज है, आपको दवाइयों का भी नॉलेज है। तो इंटर्नशिप में आपको सब कुछ सिखा देते हैं, डिलीवरी कैसे करनी है, फ्रैक्चर कैसे ट्रीट करना है, सब कुछ है ना, सीजर कैसे करना है, आसिड कैसे करना है, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पूरा जानकारी हो गया, शरीर शास्त्र के बारे में जानकारी हो गया, तो ऑब्वियसली ब्रेन के बारे में भी पूरा जानकारी हो गया। और साइकेट्री में आपको डिटेल ब्रेन के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, सब कुछ, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके बारे में सिखाते हैं, थेरेपीज के बारे में सिखाते हैं, और दवाइयों के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि दवाइयां तो लाखों करोड़ों है, उसमें से साइकेट्रिक बीमारियों के लिए कौन सी मेडिसिन है वो सब कुछ सिखाते हैं, उसके क्या क्या मतलब कौन से पेशेंट में कौन सी दवाई प्रेफर करनी है, वो सब कुछ सिखाते हैं, और फिर बाद में आपके अनुभव के हिसाब से आप ट्रीटमेंट देते हो। ये हो गए, इनको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनका एमबीबीएस हुआ होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने साइकेट्री में किया हुआ है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने बीएससी या बीए किया होता है, और साइकोलॉजिस्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो काउंसलिंग में है, तो वो अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग उनको अच्छे से आते हैं। फिर एक होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब जैसे हम खून का जांच करते हैं तो उससे हमें पता चलता है हीमोग्लोबिन कितना है, तो डिसऑर्डर का हमें डिसीज का डायग्नोसिस करने में मदद होता है। वैसे ही साइकेट्रिस्ट को मतलब साइकेट्री के डॉक्टर को बीमारी का निदान अच्छे से करने में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मदद करता है। उनको
टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर करने हैं उसका नॉलेज होता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। रोशाक टेस्ट कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट सा चित्र दिखाया जाता है, उसमें से आपको क्या दिख रहा है वो आप बताते हो। उसका स्टैंडर्डाइज्ड एक फॉर्म होता है कि कौन से रिस्पॉन्सेज दिए तो इनमें क्या डिसऑर्डर क्या मनने चल रहा है, या डिसऑर्डर है, वो समझ है। तो वो एक सपोर्ट मिलता है। मतलब हिस्ट्री लेने से, पेशेंट को सामने देखने से भी हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट का भी तो वो करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे डिप्रेशन में भी आपको डायग्नोसिस अगर आपने किया, उसके बाद में उसका सीवियरिटी कितना है उसके लिए रेटिंग स्केल आता है, वो भी आता है। या फिर डिप्रेशन आपको है या एंजाइटी भी है उसके साथ साथ, या स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स ज्यादा है, नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा है, वो सबके लिए स्केल्स आते हैं डिफरेंट। या फिर आपको प्रोग्रेस भी अगर मेजर करनी है कि आपको अभी इतना दिक्कत था, अभी 50% इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो सिर्फ बातों बातों से नहीं, वो आपको ऑन पेपर दिखता है, प्रूफ दिखता है। तो उससे ज्यादा अच्छी से ट्रीटमेंट होती है। तो वो स्केल्स लगाने का काम भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं वो, और उनका ओपिनियन देते हैं। जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी टेस्ट होता है, तो वो सब कुछ चीजें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मतलब जो फोरेंसिक सेटअप में काम करते हैं, कि क्राइम रिलेटेड जो मानसिकताएं होती है उसके बारे में उनको ज्यादा पता होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लिनिकल, फोरेंसिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऐसे साइकोथेरापिस्ट मतलब जिसको थेरेपी के बारे में ज्यादा नॉलेज है। जैसे कि थेरेपी के कोर्स भी कर सकते हैं हम, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, मैरिज थेरेपी हो गया, कपल थेरेपी हो गया, ऐसे बहुत सारे। डीबीटी एक होता है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। तो ऐसे बहुत सारे थेरेपीज होते हैं। बच्चों में बिहेवियर थेरेपीज होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के। तो ये सब थेरेपी जिसको आते हैं, जिसका स्पेशलाइजेशन थेरेपी में, उसको साइकोथेरेपिस्ट बोलते हैं। कि मतलब थेरेपी तो बहुत सारी होती है, फिजियोथेरेपी होती है ना, तो म्यूजिक थेरेपी होती है। तो जिनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के जो थेरेपी है उनमें जिनका स्पेशलाइजेशन है उनको बोलते हैं साइकोथेरेपिस्ट। तो ये हो गया साइकेट्री मतलब सब। डॉक्टर्स? यस, दे आर डॉक्टर्स. They could be psychologists also. They could be a psychologist. But they do their graduation through medical this thing or what? साइकोथेरेपिस्ट अभी जैसे मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, एमबीबीएस किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमें उसका सिखाते हैं साइकोथेरेपी के बारे में, और बाद में मैंने कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो मैं साइकोथेरेपिस्ट बन गई। तो ऐसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनको भी थेरेपी का नॉलेज होता है, वो थेरेपी दे सकते हैं, तो वो भी साइकोथेरेपिस्ट। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन था साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये आप, और खास करके जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको बताया कि जैसे हम अपने शरीर के सब चीजों को समझने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं, बाकी टेस्ट करते हैं, वैसे ही आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मदद करते हैं उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पर्सनालिटी में जो कुछ भी चेंजेस आइदर इन मेडिकल लेवल के जो भी डिसऑर्डर वो जज करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए ये सारे टेस्ट करते हैं। काफी अच्छी जानकारी दी मैम। मुझे लगता है कि आज आपसे बात करके बहुत अच्छा है। एक खास बात जो है, हम आपसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिटेल में बात करेंगे। मुझे लगता है चाइल्ड साइकोलॉजी और सुसाइड अलग प्रकार, मतलब टीनेज सुसाइड, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल एपिसोड लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये रेशियोज भी बढ़ते हैं, ये डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं, और खास करके पेरेंट्स इन डिसऑर्डर्स को लेकर बहुत परेशान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत करने में अच्छा लगेगा। आज आपको खास करके मैं इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा कि आपकी एज के कंपैरिजन में आपका अनुभव काफी डीप और काफी प्रैक्टिकल। लाइफ में हम लोगों ने जब तक के प्रैक्टिकल लाइफ का अप्रोच नहीं रखे, तो आप कभी भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल जो आप। तो मुझे काफी अच्छा लगा। एक साइंटिफिकली भले आप क्वालिफाइड है, वो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन मेंटली क्वालिफाइड होना और मैच्योर होने के लिए वो नहीं लगता, उसके लिए आपका अनुभव लगता है, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच और आपका प्रैक्टिकल समझ और इंटीग्रिटी लगती है, तभी जाकर
बनते हैं। क्वालिफाइड हो सकते हो, एमबीबीएस हो गए, आप एमएस एमडी हो जाओगे सेक्रेटरी में, इन सब के लिए आपको चीजें जरूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट, और आगे भी आपको इन्वाइट करें। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।